हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 का आज आगाज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पर दो अल्फाज हैं। प्लांट से तो आप अच्छी तरह फेमिलियर हो, वाकिफ़ हो, पौधों को कहते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? चैप्टर नंबर 1 में आपने जब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने काफ़ी सारी ब्रांचेस पढ़ी थी बायो की। उन्हीं में से एक ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कौन सी ब्रांच थी? फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जिसमें आप बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो फंक्शंस हो रहे हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हो फिजियोलॉजी की ब्रांच में। ठीक है, तो अब प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होगा कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, हर बॉडी पार्ट्स का कौन कौन से फंक्शंस हैं, और प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब मिसाल के तौर पर प्लांट को एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, इसी तरह वाटर चाहिए, कुछ एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस भी प्लांट को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो इन सब बातों के बारे में आप प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो एक नज़र पहले आप ये पॉइंट्स देख लो कि कौन कौन सी चीज़ें आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जिस्म के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, मतलब ज़िंदा रहने के लिए जो भी प्लांट के जिस्म में चल रहा है, उन सब चीज़ों को आप देखोगे। मुख्तलिफ फंक्शंस को देखोगे कि रूट्स का क्या फंक्शन है, स्टेम का क्या फंक्शन है, लीफ कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, फ्लावर का क्या काम है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो ये जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं प्लांट्स के जिस्म में, इन सब प्लांट्स के फंक्शंस के बारे में आप पढ़ते हो। दूसरा पॉइंट है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन। एक प्लांट जब मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, तो वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, कौन सा मैकेनिज्म है, और फिर उसके बाद वो रूट्स के ज़रिए एरियल पार्ट्स तक उस पानी को और न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से पहुंचाता है। तो ये आपको पता है कि जाइलम और फ्लूम टिश्यूज़ हैं, ये अल्लाह ताला ने एक पाइप्स लगाई हुई हैं प्लांट्स के अंदर, जाइलम और फ्लूम। जाइलम वाटर की कंडक्शन में इन्वॉल्व है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, फ्लूम जो है वो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब इस चैप्टर में फिर आप जाइलम और फ्लूम के बारे में पढ़ोगे, इनके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा देखोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर समझ आएगा तो उसके बाद ही फिर आप फंक्शंस को देख पाओगे कि ये किस तरह वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन। अब प्लांट्स के जिस्म के अंदर जो सरप्लस वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, पहले तो प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा ना, जो भी उसे प्लांट की वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए, वो अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी बचा है उसको जिस्म से बाहर निकालना है। अब वो कैसे निकालता है, कौन से उसके लिए मैकेनिज्म लगा हुआ है, अल्लाह ताला ने कैसे लीव्स के अंदर कुछ खास तरह के पोर्स बनाए हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, इसी तरह स्टेम्स के अंदर लेंटिसेल्स हैं। तो उन पोर्स के ज़रिए से ये एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो इसके बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था कि प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन बन रही है, वही ऑक्सीजन फिर पहले तो प्लांट उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा रिस्पायरेशन में, मतलब एनर्जी के हुसूल के लिए रिस्पायरेशन के प्रोसेस दोनों चल रहे हैं ना प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रिस्पायरेशन भी हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनी थी, उस ऑक्सीजन को वो इस्तेमाल करेगा रिस्पायरेशन में, लेकिन जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच जाएगी वो उसे फ़िज़ा में रिलीज़ कर देगा। ठीक, इसी तरह उसे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, जो कि वो एनवायरनमेंट से लेगा। तो अब ये गैसियस एक्सचेंज, किस तरह ये गैसों का तबादला होता है, उसके बारे में भी आप पढ़ते हो। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मतलब कोई प्लांट किसी बहुत ज़्यादा ठंड ठंड वाले इलाके में रह रहा है, तो वो वहाँ अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को किस तरह मेंटेन रखेगा। ठीक, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो सेलुलर लेवल पर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी सेल के स्ट्रक्चर में, उसके मेंटेनेंस के लिहाज से। ठीक, इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा 40 सेंटीग्रेड 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, तो फिर कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं प्लांट के सेल के अंदर जो कि उसे ज़िंदा रहने में मदद देते हैं। ठीक, तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, जो फ़िज़ा के अंदर नमी है पानी की, वाटर वेपर्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। उस ह्यूमिडिटी का वाटर प्लांट पर क्या असर होता है, और इसी तरह वाइंड का क्या असर होता है, हवा का। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हो। बात समझ आ गई? तो ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था। अब आगे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, इसे भी देख लेते हैं। इस बात में तो आपको कोई शक नहीं है ना कि एनिमल्स की जो बॉडी है वो प्लांट्स के मुकाबले में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है,
ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स अल्लाह ताला ने एनिमल्स की बॉडी में रखे हुए हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स पर बरतरी हासिल कर रहे हैं। वो ये कि एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, और वो खाना वो हासिल करते हैं किसी दूसरे जानदार को मारकर या किसी पौधे को खाकर, ठीक है? लेकिन प्लांट्स को अगर आप देखो तो उन्हें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ऐसे अल्लाह ताला ने बनाई है कि वो खुद ब खुद अपना खाना तैयार कर सकते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, जो कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो, ठीक? तो ये एक ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट था, एक प्लस पॉइंट था प्लांट्स के पास, जो कि एनिमल्स के पास नहीं है। तो इसी की बिना पर हम फिर 2 तरह की कैटेगरीज़ बनाते हैं कि प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। किस चीज़ से तैयार करेंगे? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का मतलब है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक है ना? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। तो इनकी मदद से प्लांट जो है वो खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार कर, तो जो जानदार खुद अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो नहीं कर सकते उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अब आप डेफिनेशन को देख लो, ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिजम्स खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, उन ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी हैं, ठीक है? तो एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ प्लांट्स नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एल्गी, जो काई जम जाती है नमी वाले इलाकों में, जहाँ पर पानी खड़ा हो, तो आपने देखा होगा जो ग्रीनिश ग्रीनिश साइड पे आता है ना, उसको हम एल्गी कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की एक टाइप है साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक? तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस होती है जिसकी मदद से वो खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा है हेटरोट्रॉफ्स, ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानदार जो खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते बल्कि वो खुराक हासिल करते हैं दूसरे जानदारों से। टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जांपल्स में आएगा एनिमल्स आएगा, फंजाई है, इसके अलावा बैक्टीरिया भी हैं, आम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नहीं। तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक हासिल करते हैं दूसरे सोर्सेज से, मतलब किसी दूसरे जानदार से, ठीक? वो प्लांट भी हो सकता है और कोई एनिमल भी हो सकता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये ऐसी टर्म्स हैं कि ये बायो जब तक आप पढ़ोगे ना तो ये टर्म्स बार बार रिवाइज होती रहेंगी, तो इसीलिए ये अच्छे तरह आप जहन में बिठा लो कि जब भी ऑटोट्रॉफ्स का मतलब लफ्ज़ आए तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि कोई ऐसा जानदार है जो कि खुद अपनी खुराक तैयार कर सकता है। और अमूमन ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी खुराक तो अब खुद तैयार कैसे करेंगे? फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा मैकेनिज्म है ना जिसके ज़रिए एक जानदार इस काबिल होता है कि वो अपनी खुराक तैयार कर ले। तो ऑटोट्रॉफ्स असल में क्या हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक? और अगर हेटरोट्रॉफ्स का लफ्ज़ आए इसका मतलब वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना नहीं होगा। तो आज हमने प्लांट फिजियोलॉजी का जनरल सा इंट्रोडक्शन देखा और फिर हमने ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में डिफरेंस देखा, ठीक? तो यही आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।